अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए सेशन में। सोच रहे होंगे कि इस तरह का फिल्मी डायलॉग क्यों बोला जा रहा है। इस डायलॉग पे भी आएंगे, क्योंकि आगे इसके ऊपर भी चर्चा करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के खबर पे, जरा इस पे नजर डालते हैं। एक तरह का संवैधानिक क्लैश है हमारे भारत देश की। अलग अलग जो संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में एक तरह का टसल चल रहा है। और मुख्यतः यह न्यायपालिका और विधायिका के बीच का ही टसल है। हाल ही में अभी पिछले दिन एक खबर आई, खबर पे जरा चलिए एक बार नजर डालते हैं। खबर है, सुप्रीम कोर्ट का बयान है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रपति को 3 महीने में ही किसी भी विधेयक पर फैसला करना चाहिए। 3 महीना का डेडलाइन दे दिया गया है, समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। राष्ट्रपति के लिए भी एक बाउंड्री खींच दिया गया है, इसके ऊपर राष्ट्रपति नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी ऑर्डर दे सकता है। अब सोचिए कि क्या सच में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ऑर्डर दे सकता है। राष्ट्रपति, जो कि भारत का पहला नागरिक होता है, संविधान का संरक्षक होता है, वह संविधान जिससे पूरा का पूरा हमारा देश चलता है, और उस संविधान के संरक्षक को क्या कोर्ट, और कोर्ट की ऐसी पीठ जिसमें सिर्फ 2 न्यायाधीश, 2 जस्टिस है, उनके द्वारा ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है क्या? और क्या इसको जुडिशियल ओवर रीच ना समझा जाए? इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, जुडिशियल ओवर रीच के बारे में भी बात करेंगे। तो हुआ क्या, आप लोगों को घटना पता होगी। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बयान दिया गया है कि 3 महीने की समय सीमा से ज्यादा की देरी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा देरी होता है तो जो भी संबंधित राज्य है उसको सूचना करना होगा, और उसके लिए उत्तरदायित्व भी होगा। राष्ट्रपति जो है उत्तरदायित्व भी माना जाएगा, जो भी सवाल के उत्तर देना होगा उसको उसमें सहयोग करेंगे। और इसी के कुछ दिन बाद यहाँ पे कल की ही घटना है, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह अनुच्छेद 142 को, अभी हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 142 क्या है, इसको परमाणु मिसाइल की तरह इस्तेमाल करता है। 24/7 कभी भी इस्तेमाल करता है। और किसके ऊपर करता है? विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर करता है। खुद के ऊपर तो कोई मिसाइल मारेगा नहीं। तो इस तरह का बयान और एक तरह का पावर टसल, पावर क्लैश चल रहा है देश के दो संस्थाओं के बीच, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका ही बोलिए, लेकिन कार्यपालिका को ध्यान में रख के सारा जो निर्देश है दिया गया। ठीक है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट खुद को पूर्ण शक्ति, जो सुपर पार्लियामेंट्री बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? सुपर पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट खुद को सुपर पार्लियामेंट घोषित कर चुकी है। इस तरह के बयान से यही साबित होता है। ऐसा किनका कहना है? उपराष्ट्रपति जो है धनखड़ साहब, उनका कहना है। यहाँ अभी पिछले दिन यहाँ पे क्या हुआ, राज्यसभा का एक संबोधन चल रहा था, उसके अंदर इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो अनुच्छेद 142 है, जो सुप्रीम कोर्ट को कुछ ताकत देती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनको, उसका बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, जरा खबर पे एक बार ओवरव्यू कर देते हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो भी विधेयक राज्य के द्वारा पास किया जाए, राज्य के विधानसभा के द्वारा अगर कोई भी विधेयक को पास किया गया है, तो राज्यपाल के द्वारा उस पर कार्रवाई के लिए एक समय सीमा निश्चित कर दी गई है। राज्यपाल, राज्य के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल संविधान का संरक्षक होता है, राज्य का पहला इंसान होता है, पहला नागरिक होता है। तो इसके ऊपर अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत यहाँ पे 1 माह की समय सीमा दी गई है। मंजूरी को रोकने के लिए या तो आप स्टे लगा दीजिए या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखिए। 1 महीने के अंदर ही इसके ऊपर आपको कार्रवाई करना है। 1 महीने के अंदर ही, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। 3 महीना सुझाव के साथ विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। कुछ आप सुझाव दीजिए कि इस विधेयक में यह पॉइंट जो है यह थोड़ा चेंज होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए, और इसको फिर से लौटा दीजिए आप। ठीक है। राज्य का जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह न मानते हुए मंजूरी को रोके रखा जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो भी नियम कानून बनाया जाता है राज्य के द्वारा, उसको लागू करने में बहुत ज्यादा समय चला जाता है। तो 3 माह के भीतर ही यहाँ विधेयक को क्या करना है, विधानमंडल को वापस कर देना है कि इसके ऊपर संशोधन करिए और फिर से लेके आइए। और 3 महीना का ही समय दिया गया है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास क्या होता है, जो विचाराधीन शक्तियां होती है, तो विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ
जो आरक्षित रखना है, इसके लिए भी जो समय सीमा है 3 महीना ही है। अब 3 महीना किस तरह से यहाँ डिसाइड किया गया है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। कुछ आयोग हैं, जैसे यहाँ पे नाम आपको बताना चाहूंगा, सरकारी आयोग का, इसकी रिकमेंडेशन थी, या उसके बाद पूंछी आयोग है, इसका भी रिकमेंडेशन था कि कुछ एक टाइम लिमिट होना चाहिए। लेकिन क्या किसी को बाध्य कर सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को बाध्य कर सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सिर्फ सलाह दे सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। क्या आप सलाह के रूप में ऑर्डर दे सकते हैं? अगर आप किसी को बोले कि एक सलाह दीजिए, लेकिन वो बोले कि मैं सलाह अब नहीं देता हूं, अब मैं सीधे ऑर्डर देता हूं, यही मेरा पावर है, तो दोनों संस्थाओं के बीच में टसल होगा कि नहीं? तो इसके ऊपर यहाँ पे देख लीजिए, जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच से बचने का कवच नहीं बन सकती है। जांच के ऊपर इन्होंने आवाज उठाया, तो ये किस बारे में बोल रहे हैं? जो जस्टिस वर्मा के यहाँ करोड़ों करोड़ों धन संपत्ति जो पाई गई, और जिसको 1 सप्ताह तक केस को दबा दिया गया, कहीं पे इसका कोई न्यूज नहीं आया, बाद में जो मीडिया है उसके द्वारा इसको लाइमलाइट में लाया गया, और उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं हुई। उनको बोला गया कि इनके ऊपर एक कमेटी बैठेगी और वो क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि इनके साथ क्या किया जाए, और उसके बाद उनको दिल्ली हाई कोर्ट से हटा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया गया। जो दागी जज हैं, जो घूस लेने वाले जज हैं, उनको इलाहाबाद भेज दिया गया। जैसे इलाहाबाद डस्टबिन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो माननीय हाई कोर्ट है, उसके प्रति इस तरह का रवैया रखना, किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में दागी लोगों को भेजना, कहां तक सही है? इसके ऊपर इन्होंने आवाज उठाया, इसके ऊपर सवाल किया है। संस्थाएं पारदर्शिता से मजबूत होती है और जांच से नहीं डरना चाहिए। पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, किस तरह से क्या इसके अंदर प्रोसेस हो रहा है उसको यहाँ सामने रखना चाहिए था। संविधान सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल का अभियोजन से छूट देता है, बाकी सबको जांच का सामना करना चाहिए। तो संविधान के द्वारा यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल जब उस पद पे हैं तब तक के लिए ही, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति कोई है पद पे और हट गए, मतलब अब पदच्युत हो गए, पद से हट गए हैं, कोई नए राष्ट्रपति बन गए, तब फिर पुराने वाले पे यहाँ पे उनको जांच का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब हैं उस समय यहाँ पे जांच का सामना से उनको क्या रहता है, आरक्षण रहता है, उनको जांच का सामना नहीं करना होता है, कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन बाकी हर किसी के ऊपर होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जस्टिस साहब के ऊपर नहीं हुई, और इसको कहा क्या गया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, न्यायपालिका जैसे चाहे वैसे काम करेगी। इसी कारण यहाँ पे पावर टसल सारा का सारा चल रहा है। फिर से पारित विधेयक को अनुमति देना होगा, ये तो अनुच्छेद 200 के बारे में मैंने आपको बता दिया, आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गवर्नर की तरफ से राष्ट्रपति को यहाँ बिल भेजा गया। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये मामला कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में यहाँ पे क्या था, बहुत सारे कानून थे जो कि विधानसभा के द्वारा बनाया गया था, उसको राज्यसभा के जो राज्यपाल है उनके पास भेजा गया था। तो राज्यपाल उसको पॉकेट वीटो करके बैठे हुए थे। पॉकेट वीटो भी एक बहुत टर्म है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है इस तरह के विधेयक को रोकने में, उसके ऊपर बैठ जाना, न उसको आगे बढ़ने दे रहा है, न पीछे बढ़ने दे रहा है। किसी राज्य के लोगों के द्वारा उस विधानसभा के लिए कुछ, विधानसभा के द्वारा कुछ कानून बनाया गया जिससे कि राज्य के लोगों को फायदा हो, और आप विपक्ष के राज्यपाल हैं, केंद्र के द्वारा भेजे गए हैं, तो उसी के ऊपर बैठ जाइएगा, उस नियम को पारित ही नहीं होने दीजिएगा, उसको कानून ही नहीं बनने दीजिएगा, तो ये भी संविधान के लिए खतरा है। और इसी के ऊपर सरकारिया और पूंछी आयोग ने है, उन्होंने ये यहाँ पे सिफारिश की थी कि इसके ऊपर भी एक लिमिट होना चाहिए, कि कुछ टाइम बाउंडेज होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बाद से यहाँ पे इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया। 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया ऑर्डर को, और यहाँ पे रात में वेबसाइट पे भी अपलोड किया गया है। किस अनुच्छेद का यहाँ हवाला दिया गया है, 201। जैसे ही 201 में गया, इसका मतलब राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है उसके बारे में बात होता है, 201 अनुच्छेद में। ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिल पे फैसला 3 महीने के भीतर नहीं लिया गया तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह जो है वो बतानी होगी, इसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेवार होगा, अकाउंटेबल होगा। तो राष्ट्रपति को भी जवाब देना पड़ेगा, अगर गलत पाए जा रहे हैं, सही से जवाब नहीं दे रहे, तो सजा भी हो सकती है। अभी हुआ नहीं है, इसके ऊपर नहीं बात नहीं पहुंचा है, लेकिन क्या पता इसके ऊपर भी यहाँ निर्णय आ जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पावर बढ़ते जा रहा है, जुडिशियल ओवररीच होते जा रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल उठाए, यहाँ तो हम लोगों ने बात कर लिया। धनखड़ ने पूछा है कि जस्टिस वर्मा जो है उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई, उनके पास इतना सारा धन पाया गया फिर भी नहीं हुआ। लोकतंत्र में चुनी गई सरकार सबसे अहम होती है, क्योंकि लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। सरकार ने बोला मैं यह नियम कानून बनाऊंगा, और अगर नहीं बना पा रहा है, कुछ बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दे रहा है, इसका मतलब जनता क्या कहेगा कि तुम हमारे हिसाब से कुछ बना ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो क्यों हम तुमको वोट दे।
सुप्रीम कोर्ट जनता के लिए अकाउंटेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जनता को जवाब नहीं देना है, लेकिन जो सरकार में है उसको तो जनता को जवाब देना है। तो इस कारण थोड़ी मजबूरी होती है। और यहाँ पे यह भी बात कहा गया है कि कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पे जो न्यायपालिका है वह संविधान से ऊपर जाती हुई दिख रही है। ठीक है। और बाकी अजले जो नकदी नोट मिला था, ये पूरा का पूरा मामला है, इसको हम लोगों ने डिस्कस पहले भी किया हुआ है। तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 201 के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए, कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं और उसको भेजते हैं, तो विधायक को स्वीकृति दे सकता है। या तो राष्ट्रपति क्या करे, स्वीकृति दे दे, या तो फिर स्वीकृति को रोक सकता है कि नहीं, इसको स्वीकृति नहीं दिया जाएगा। लेकिन स्वीकृति को तभी रोक सकता है जब क्या हुआ, धन विधेयक नहीं, ठीक है, गैर धन विधेयक को, धन विधेयक को रोक भी नहीं सकता। ठीक है। और राज्य विधानमंडल को या तो पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है कि फिर से इस पे विचार करिए, कुछ क्लॉज जो है इसमें ठीक नहीं है, इसको बदल दीजिए, फिर ये कानून ठीक है, इसको आप लागू कर दीजिए। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इससे कुछ जो चिंता जुड़ी हुई है कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए जो संविधान है उसके अंदर 201 जो अनुच्छेद है, इसके अंदर टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी टाइम नहीं है, कितना भी टाइम ले सकते हैं। और इसका दुरुपयोग भी किया जाता रहा है, कई दिनों, कई वर्षों तक किया गया है। इसी कारण अलग अलग आयोग के द्वारा यहाँ सिफारिश की गई थी कि इस पे क्या किया जाए, एक टाइम लगाया जाए। देखिए सिफारिश के बारे में, सरकारी आयोग जो कि 1983 का है और पूंची आयोग 2007 का, दोनों आयोगों ने राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की थी। इससे राज्य विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखने की प्रवृत्ति पर विराम लगेगा। लेकिन यह आदेश कौन पारित करेगा, जो संवैधानिक बेंच हो। क्या सिर्फ 2 जजेज का बेंच, 2 जस्टिस का बेंच इस तरह का ऑर्डर पास कर सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी हो जल्दी से उसको फैसला लेना है, बिल को पास करना है पास करिए, या फिर नहीं करना है नहीं करिए, पुनर्विचार के लिए भेजना है वो करिए। जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है राष्ट्रपति के निर्णय की, न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। मान लीजिए राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि नहीं इसको पास नहीं करेंगे, तो फिर जुडिशियल रिव्यू होगा, फिर से आपको कोर्ट के पास ही जाना है। मतलब राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर है नहीं। ठीक है। राष्ट्रपति अगर मना भी कर रहा है तो फिर से कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट ही उसके ऊपर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यही कहना है, इस तरह से ये पूरा का पूरा जो यहाँ निर्देश आया है, जो ऑर्डर आया है, इसमें यही दिखाई दे रहा है। ठीक है। और कोई मनमानी, कोर्ट जो है मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा कि कहीं किसी भी तरह का यहाँ मनमानी तो नहीं किया गया है। ठीक है। अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की जो कैबिनेट है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला लिया हो तो कोर्ट के पास यह पूरा का पूरा अधिकार है कि वह इसका जांच कर सकता है। राज्य को कारण भी बताना होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। बिल को बार बार वापस नहीं भेज सकते, ये भी सीधा निर्देश है कि कोई भी राष्ट्रपति किसी भी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए बार बार वापस नहीं भेज सकता है। ठीक है। विधानसभा उसे फिर से वापस करती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा, बार बार इसको नहीं भेज सकते हैं। अगर एक बार भेजा, दोबारा विधानसभा के द्वारा आ गया, किसी राज्य के द्वारा आ गया, तो फिर से आपको डिसीजन लेना ही है। अब उसको दोबारा नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है। लेकिन क्या यही जो टाइम बॉन्डेज जो राष्ट्रपति के ऊपर लगाया गया है, क्या यह जुडिशियरी के ऊपर टाइम बॉन्डेज है? आपको पता है अभी भारत के अंदर 5 करोड़, 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले हैं जो जुडिशियरी के ऊपर पेंडिंग है। क्या इसके ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर, जो न्यायपालिका है उसके ऊपर कोई जांच कर सकता है कि आपके ऊपर ये टाइम बॉन्डेज होना चाहिए कि नहीं, समय सीमा होना चाहिए कि नहीं, कि आप कितने दिन में किसी भी कानून को जो भी कोई सुनवाई है उस पे आप लोग डिसीजन कितने दिन पे देते हैं। तो उसमें न्यायपालिका का कहना है कि हम लोग पूरी अच्छे तरीके से पक्ष को विपक्ष को सुनते हैं, फिर उसके ऊपर अपना निर्णय बनाते हैं, इसमें समय लगता है। तो यही कहना है राष्ट्रपति का भी कि इसी तरह से हम लोग भी बिल को देखते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है या अलग कोई आयोग बनता है, अलग समिति बनता है जो उसकी समीक्षा करता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये बिल जो है ये पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। और इसके लिए 3 महीना पर्याप्त नहीं है। लेकिन कोर्ट का कहना है कि अब पर्याप्त हो चाहे नहीं, आपको अब करना है तो करना है, हमारे ऊपर मत बोलिए, हम तो फ्री हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे, देख लीजिए जरा, डिस्कस कर ले। अब मामला यहाँ देख लिए, यहाँ तमिलनाडु में मामला हुआ था। आर एन जो रवि है यहाँ राज्यपाल है तमिलनाडु के, इन्होंने कहना है कि संविधान से चले, पार्टी की मर्जियों से नहीं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो है वो क्या करती है, बैकडोर से करप्शन, करप्शन का मामला आप लोग जानते ही हैं। एक कोट है, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि एब्सोलूट पावर करप्ट्स एब्सोलूटली। अगर किसी के भी हाथ में सारी की सारी शक्ति आ जाएगी तो वह पूरी तरह से भ्रष्ट हो ही जाएगा।
हिटलर के बारे में बोला जाता है कि उसके वो इतना भ्रष्ट क्यों हो गया, क्योंकि उसके पास सारा ताकत था। बार बार विपक्ष मोदी जी को बोलता है कि मोदी जी ज्यादा सीट न लेके आ जाए, 400 सीट न लेके आ जाए, क्योंकि 400 सीट जब होगा इनके पास, तब तो सारा का सारा ताकत इसके पास होगा, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली करप्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन यही पावर कोर्ट के पास जब चल जाती है तो कोर्ट भ्रष्ट नहीं होता है। थोड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि कोर्ट के पास सारा पावर है, लेकिन कोर्ट किसी भी तरह से यहाँ पे करप्ट नहीं है। कोर्ट क्या है, एकदम क्या बोले, जो न्याय की देवी है उसके तरह है, हर चीज को पारदर्शी रखता है। भले ही कोलेजियम के पीछे सारा का सारा उसका जो सिस्टम है वो चलता है, इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर नजर डालेंगे थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ दो जज थे, दो जज की बेंच थी। यहाँ पे ऐतिहासिक फैसला, पहला बार ऐसा हुआ इतिहास में, पहला बार ऐसा हुआ कि कुछ इस तरह का घटना आया है। यहाँ पे अधिकार की समय सीमा को तय कर दिया गया है। जस्टिस कौन है, जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर माधवन की पीठ ने तमिलनाडु का जो मामला था उसको सुनते हुए यहाँ पे ये ऑर्डर दिया है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा अब कुछ शक्ति देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, आर्टिकल 143 में यहाँ शक्ति मिल रहा है राष्ट्रपति को कि वह किसी भी डिसीजन को, कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया या उत्पन्न होने की संभावना है, ऐसी प्रवृत्ति का क्या करेगा, उच्च न्यायालय की राय प्राप्त कर सकता है। उच्च न्यायालय की राय, ध्यान दीजिएगा, राय शब्द क्या है, राय, राय को क्या बोलते हैं, सलाह। तो उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट क्या देता है, आदेश देता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो नया जजमेंट है, इससे तो यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब राय और सलाह देने के मूड में नहीं, बल्कि आदेश देने के मूड में। थोड़ा हास्यास्पद है, और जो हमारा जो फंडामेंटल जो बेसिस है, जो आधारभूत ढांचा है, उसके ऊपर भी प्रहार है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा कि वर्णित प्रकार के विवाद को राय के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जिसे वह ठीक समझे उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को बताएगा, अपनी राय राष्ट्रपति को बताएगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय राय नहीं बताता, सीधे आदेश देता है कि मानना ही है। ये ऑर्डर है, ऑर्डर, जो जज है, जो जस्टिस है, ऑर्डर देते हैं, यहाँ पे एडवाइस नहीं देते हैं। ठीक है, कुछ और प्रावधान के बारे में देख ले, तो अनुच्छेद 50 में यहाँ पे क्या किया गया है, सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक पृथक रखने का आदेश है, कि दोनों अलग अलग रहेगा, एक दूसरे के मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक दूसरे के मैटर में नहीं घुसेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि निष्पक्ष, यहाँ पे निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित होगा। अनुच्छेद 121 देख ले, संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर रोक लगता है। अनुच्छेद 211 जो है, राज्य विधानसभा पर इस पर जो है क्या करता है, यहाँ पे रोक लगाता है कि ना तो संसद में न्यायाधीश का क्या आचरण है उसके बारे में चर्चा होगा, ना ही विधानसभा में। न्यायाधीश के ऊपर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं कि किस तरह का न्यायाधीश है, या अच्छा है, खराब है, करप्ट है, या बहुत ऑनेस्ट है, इसके ऊपर आप चर्चा नहीं कर सकते। नहीं तो कंडक्ट आपके ऊपर जो कंडेम ऑफ कोर्ट है वो भी लग जाएगा, तुरंत आप जेल के अंदर चले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 122 देख ले, तो इसमें न्यायालय को संसद की कार्यवाही पर प्रश्न उठाने से रोकता है। संसद की कार्यवाही पे प्रश्न उठाने से रोकता है, लेकिन संसद के द्वारा बनाए गए कानून को कई बार स्टे लगा दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। जबकि कोर्ट का काम क्या है, न्यायालय का काम क्या है, जो जुडिशियरी है उसका काम है, जो नियम है उसका संरक्षण करना, नियम बनाना नहीं। नियम बनाना किसका काम है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो राज्य विधानसभा की कार्यवाही इसी प्रकार लागू होता है राज्य के लिए। ठीक है, दोनों अलग अलग है, जैसे 112 हो गया संसद के लिए, वैसे ही 122 हो गया संसद के लिए, तो 212 हो गया राज्य विधानसभा के लिए। ठीक है, बस ऐसे। ठीक है, 245 और 46 देख लीजिए, राज्य एवं संघ, जो संघ और राज्य है उसके बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन प्रदान करता है, तथा विधायी अतिक्रमण को सीमित करने के लिए संघवाद को बनाए रखा है ना, कि संघवाद भी बना रहे। हमारा जो संघवाद है वो ध्यान रखिएगा, अर्ध संघीय ढांचा है हमारा, ध्यान रखिएगा, अर्ध संघीय ढांचा है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अर्ध संघीय ढांचा है, क्वाजी फेडरल है, कनाडा से लिया गया है। यहाँ सेंट्रल को थोड़ा ज्यादा पावर है ताकि मॉनिटरिंग कर सके, कंट्रोल कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंट्रल हावी हो जाए राज्य के ऊपर, ये भी सही नहीं है। अगर ऐसे हावी हो जाएगा तो उस राज्य के जो लोग हैं, उनका जो लोकतंत्र है, उनका जो फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर भी तो हनन होगा, है कि नहीं। तो 361 को देख लीजिए, अगले को, राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान सिविल और आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता है। यही बोल रहे थे जगदीप धनखड़ जी ने, यही बात बोला कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको उनके कार्यकाल के दौरान ही, रिटायर होने के बाद नहीं, रिटायर होने के बाद मामला चल सकता है, सिर्फ इन्हीं के ऊपर कार्यवाही नहीं हो सकती, इन्हीं के ऊपर यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होगा, लेकिन जज के ऊपर भी नहीं होगा, क्योंकि वहां न्यायपालिका की, न्यायालय की स्वतंत्रता है। ध्यान रखिएगा जरा इसको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला
जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर ले। अब चलते हैं जरा, जो ये सारा का सारा कोर है, ये क्यों आखिर ये सब मामला हो रहा है। तो ये सारा का सारा मामला हो रहा है यहाँ पे जो जुडिशियरी में बैठे हुए लोग हैं और जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, उनके बीच का ये टसल क्यों है। क्योंकि जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, अब जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो पता है विधायिका के द्वारा चुन के आते हैं, है ना, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे चलता है। जो जजेज होते हैं, जो यहाँ पे जज होते हैं, उनके बारे में एक चीज जरा ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में क्या किया गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन से जज अपॉइंटमेंट शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई। ठीक है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नए जजों की, जस्टिस की नियुक्ति होती है। लेकिन यहाँ पे 1993 में यही कानून क्या हो गया है, अ 9 जज बेंच रूल दैट कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस और कंसेंट। इट सेज नो अपॉइंटमेंट कैन बी मेड अनलेस इट इज ओकेड बाय द सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आदेश नहीं होगा, पहले क्या था राय पे, अभी क्या है आदेश, जब तक उनका आदेश नहीं होगा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप नया जज या जस्टिस बना ही नहीं सकते। राष्ट्रपति के पास भी पावर नहीं है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पास भी पावर नहीं है, जब तक कि जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश भारत के, उनका जब तक आपको आदेश नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं बना सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पार्लियामेंट पास द अमेंडमेंट एंड द नेशनल जुडिशियरी अमेंडमेंट कमीशन बिल, जिसको एनजेएसी भी बोला जाता है, लेकिन इसको बाद में कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया, क्योंकि यह सही नहीं है, ऐसा बोला गया कोर्ट के द्वारा। इससे क्या होगा, अगर आप एनजेएसी बनाइएगा तो उससे क्या होगा, सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है, उसमें सरकार के लोग आ जाएंगे, तो जो भी जज होंगे, जज सारे सरकार के लोग ही होंगे, और सरकार अपने हिसाब से क्या करेगी, अपने हिसाब से कोई भी कानून ला करके और उसको जो जुडिशियरी है, जो न्यायपालिका है, उसके द्वारा भी क्या करा लेगी, पारित करा लेगी। ठीक है, तो इसी के ऊपर सवाल उठता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कोलेजियम के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुझाव पर प्रधानता को ठोस कारण बनाते हुए अस्वीकार किया गया। पहला जो न्यायाधीश मामला हुआ था 81 में, यहाँ 93 का थोड़ा समझने लायक है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत की थी कि परामर्श का अर्थ जो है वास्तव में सहमति है, परामर्श नहीं है। परामर्श देना मतलब कि जैसे हम आपको कोई राय दे रहे हैं कि आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सहमति दिया है कि नहीं, अच्छा ही खाइए। तो दोनों में थोड़ा क्या है, टसल है। यहाँ पावर टसल तो यहाँ 1993 का जो बेंच था उसी के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया गया, 1998 में तीसरा जो न्यायाधीश मामला आया है, यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, यहाँ पे क्या किया गया है, अनुच्छेद 143 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें सीजेआई होंगे और 4 वरिष्ठतम सहयोगी होंगे, मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अलग जज। और ये लोग ही अब क्या करेंगे, किसी को चुन लेंगे कि हाँ ये अब जज बनने लायक है। किसको चुनेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। आप लोग बहुत ज्यादा फिल्म वगैरह में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चलता है यार, पॉलिटिक्स में बहुत चलता है कि उनका बेटा है, बेटा बेटा, भाई भतीजावाद की पार्टी है, कांग्रेस में सब एक दूसरे के बेटे हैं, वही लोग मंत्री बन रहे हैं। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते हैं, यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, तुरंत आप चले जाइएगा अंदर। ठीक है, तो और उसके बाद जिसको रिकमेंड करके भेज दिया, राष्ट्रपति बस मुहर लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस मुहर ही लगा सकते हैं। एनजेएसी जो जिसके बारे में अभी हमने देखा, यह कोलेजियम प्रणाली को बदलने का एक प्रयास किया गया था, जो सरकार के द्वारा 2014 में लाया गया था कानून। इसमें नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की थी। इसमें यहाँ पे जो 99वां जो 99th यहाँ अमेंडमेंट था उसके द्वारा लाया गया था, और इसमें यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे बदलाव था। ठीक है, कुछ बदलाव था, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग यहाँ अलग, कुछ सरकार के लोग रहेंगे, कुछ न्यायाधीश रहेंगे, सीजेआई तो रहेंगे ही रहेंगे, बिल्कुल उनके बिना तो काम चलेगा नहीं, कुछ जो जानकार हैं कानून के वो लोग रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा मामला ऐसे उठता है कि यहाँ पे एक एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के ही है, मैथ्यूज नेदुम्पारा, इनके द्वारा कहा गया है, रिपोर्ट दिया गया है कि लगभग लगभग जो 50% हाई कोर्ट जजेस है, वो क्या है, पहले से ही जो जज है उन्हीं के परिवार से जुड़े हुए हैं। अंकल जज इसको बोलते हैं, अंकल जज सिंड्रोम। अंकल जज सिंड्रोम तो बहुत ज्यादा चलता है। आगे एक रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया, उसमें कहा गया कि एवरी थर्ड जज जो हाई कोर्ट में है वो क्या है, अंकल है। अंकल का मतलब कि हम अपने बेटे को जज नहीं बनाएंगे, लेकिन हम किसी अपने दोस्त को बोल देंगे कि आप मेरे बेटे को जज नियुक्त कर दो, इसके बदले में मैं क्या करूंगा, मैं आपके बेटे को कर दूंगा। ठीक है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो लोअर कोर्ट होती है, उसमें जो भी जज बनते हैं, वो उसमें जो भी लोग होते हैं जो जज बनते हैं, वो क्या करते हैं, अपने प्रतिभा के बल पे परीक्षा को उत्तीर्ण करके और प्रतिभा के बल पे क्या बने, जज बन गए। लेकिन वो हाई कोर्ट तक जाते जाते क्या जो थम जाते हैं, हाई कोर्ट में भी बहुत ऊपर तक नहीं जा पाते हैं।
क्योंकि ऊपर में जगह ही खाली नहीं है। ऊपर में तो ये सारे जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो पहले से जुडिशियरी में हैं, जो पहले से वकालत के धंधे में हैं, उन्हीं लोगों के परिवार से जुड़े हुए लोग ही बन सकते हैं, बाकी कोई बन ही नहीं सकता। इस तरह से ही पूरा का पूरा कॉलेजियम सिस्टम चलता है। इसी कारण इसकी आलोचना होती है, ज़रा ध्यान दीजिएगा आलोचना के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर अपारदर्शिता है। किसी भी तरह से यहाँ पे क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी देखा गया, अगर वो लायक है कि नहीं है, वो जो है हकदार है कि नहीं, ये नहीं देखा गया। इसी कारण यहाँ पे मैंने डायलॉग बोला था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार है। लेकिन ये हकदार हर जगह नहीं बनता, जुडिशियरी में थोड़ा इस डायलॉग में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, भाई भतीजावाद की गुंजाइश है ही, और यहाँ देखा भी गया है, रिपोर्ट भी है। हर तीसरा मतलब हर 3 में से 1 जज जो है, जो अंकल ही है। और 50% जो हाई कोर्ट का जज है वो पहले से लगा हुआ है। 33% जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो पहले से ही जो परिवार में है उन्हीं के द्वारा। अभी जो जज है, जो चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, इनके पिताजी जस्टिस थे। ठीक है, इनके पिताजी हाई कोर्ट में थे, और सुप्रीम कोर्ट में तो इनके चाचा जी थे हंसराज खन्ना। इंदिरा गांधी के साथ उनका टसल हो गया था केस, आप लोग जानते ही होंगे। इंदिरा गांधी ने उनको सीजेआई नहीं बनने दिया था। इससे पहले जो डीवाई चंद्रचूड़ थे, उनके पिताजी भी जज थे। तो इस तरह से पूरा का पूरा हायरार्की देखिएगा तो परिवार में वही लोग होते हैं, वही लोग आगे जज बन पाते हैं। इसी कारण इसकी आलोचना होती है। दूसरा क्या है, कार्यपालिका का बहिष्करण। इस तरह का कोलेजियम प्रणाली से क्या होता है, यह एक पूरा अलग तरह से एक सिस्टम चलता है, जो सरकार के अगेंस्ट ही काम करता है, कार्यपालिका का बहिष्कार ही करता है। इसी कारण इसको जुडिशियल ओवर रीच कहा जाता है, कि जो न्याय है, न्याय का जो पूरा का पूरा तंत्र है, यह क्या कर रहा है, अब बाकी सबसे ऊपर जा रहा है, ओवर रीच हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। नियुक्ति की कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं है, किसी को भी चुन लिया गया, किसी को भी नियुक्त कर दिया गया। लीगल पेडिग्री नॉट जस्ट entrenched in Supreme Court, 1 in 3 High Court judges related to judges, ex judges और lawyers। तो हर 3 में से एक जो जज है वो या तो सुप्रीम जो हाई कोर्ट में है, वो या तो जज उससे पहले रह चुका है, उसके घर में कोई, या फिर एक्स जज रह चुका है, या तो लॉयर रह चुका है, वही लोग बनते हैं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चाहता भी है, यह सबसे बड़ा सवाल है, कि सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू गेट रीड ऑफ अंकल जज सिंड्रोम। अंकल जज सिंड्रोम आपको बता दिया मैंने, कि मैं अपने बेटे को यहाँ जज नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपके बेटे को बना दूंगा, बदले में आप मेरे बेटे को बना देना। तो ये अंकल जज सिंड्रोम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाल ही में फैसला आया था, यहाँ एक फैसला आपका चल रहा है वक्फ का भी। ठीक है, तो वक्फ के ऊपर यहाँ पे कानून मंत्री जो है कपिल सिब्बल, इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है, जो पहले कानून मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक वकील नहीं है, ये क्या है, एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर फैसला में अकारण देरी की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। राज्यपालों को निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो ये समय सीमा निर्धारित की गई है। इनका यह बयान तब आया है जब ये विपक्ष में है। अगर खुद यह पक्ष में होते तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का बयान देते, या कोई भी इस तरह का बयान देता। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम से सरकार की क्यों नहीं बनती है, क्योंकि न्यायपालिका में यहाँ नियुक्ति में सरकार की कुछ भूमिका होती ही नहीं है, सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती। इसी कारण सरकार हमेशा डरते रहती है कि पता नहीं अगला जज कौन आ जाए, पता नहीं हमारे खिलाफ हमें हर तरह का फैसला सुनाए, या हमारे पक्ष में आए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जजों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति मिल जाती है, और सरकार सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब उसके बारे में आप कुछ जांच भी नहीं कर सकते हैं, किस तरह का जज है, पहले किसी तरह का क्या क्या इनका बैकग्राउंड रह चुका है, ये भी आप चेक नहीं कर सकते हैं। और कोलेजियम के का जो चुनाव है, उसके ऊपर आप सरकार जो है, जो आपत्ति है वो दर्ज कर सकती है, स्पष्टीकरण मांग सकती है। लेकिन अगर फिर से कोलेजियम के द्वारा वही नाम पे गारंटी दिया, वही नाम को फिर से भेजा गया, तो फिर दोबारा सवाल नहीं कर सकती है। एक बार जो दे दिया गया सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर आ गया तो फिर आपका उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जो पेंडिंग केस है, जिसके बारे में बोल रहा था, कि राष्ट्रपति को तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कह दिया गया है कि 3 महीना, 3 महीना ही आपका समय सीमा है, 3 महीना के अंदर यहाँ पे डिसीजन दीजिए। लेकिन क्या जज से, जो कोर्ट है, उससे कहा जा सकता है कि 5 करोड़ से ऊपर, यहाँ पे अगर टोटल देखिए तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट में तो बहुत सारा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल अगर आप देखिए तो यहाँ पे टोटल पेंडिंग केसेस 4 करोड़ 73 लाख 3,131। ये कब है, 2021 का डाटा है। 2021 में 4 करोड़ 73 लाख था। अभी तो 5 करोड़ 6 करोड़ से ऊपर यहाँ पे केसेस पेंडिंग है। क्या कोर्ट के ऊपर कोई कह सकता है कि आपके ऊपर भी समय सीमा होना चाहिए? क्योंकि कोर्ट कहता है कि हम तो अच्छे से पक्ष को सुनते हैं, विपक्ष को सुनते हैं, तब निर्णय देते हैं। तो यही तो राष्ट्रपति का भी कहना है, कि हम पहले बिल को देखते हैं, क्या उसमें कमी है, उसके बारे में यहाँ आयोग बनाते हैं, कमिटी बनाते हैं, उस पे चर्चा करते हैं। इसमें समय लगता है, 3 महीना में काम नहीं होता है। लेकिन जज का कहना है, जो कोर्ट है उसका कहना है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो फैसला है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, नहीं तो कार्रवाई भी हो सकती है, अकाउंटेबल होइएगा। अकाउंटेबल होने का मतलब है जिम्मेवार भी हो सकते हैं आप।
ठीक है। और ये पूरा का पूरा पेंडिंग है, यहाँ डाटा है, बहुत सारा डाटा मैं लाता हूँ, आपको पता है ही। डाटा आप लोग देख सकते हैं, हर एक जज, एक ऊपर के जज देखा जाए, एक जज के ऊपर यहाँ 2400 से भी ऊपर केस है, 2356। ठीक है, ये बहुत पुराना डाटा है, अभी तो ये केस बहुत बढ़ गया। ठीक है। अगर फ्रांस में देखा जाए तो 124 के ऊपर आसपास यहाँ पे एक जज के ऊपर यहाँ पे है। इंडिया में देखा जाए तो मात्र 17। ठीक है। और जज को आप अपॉइंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो कोलिजियम सिस्टम से ही होना है। बाकी आपके हमारे अधिकार में तो है ही नहीं। ठीक है। अब देख ले मेन टसल का कारण क्या है, तो कोलेजियम सिस्टम और एनजेएसी जो सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसके द्वारा सरकार ने सोचा था कि थोड़ा हम जुडिशियरी में भी घुस जाएंगे, जुडिशियरी के अंदर भी चले जाएंगे, लेकिन दोनों में अंतर था। इसी कारण जुडिशियरी के द्वारा ये क्या किया गया, जो एनजेएसी आया था, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था सरकार में 2014 के अंदर, इसको बिल को लाया गया। लेकिन यहाँ पे संवैधानिक संस्था एक थी, जिसमें जजों की नियुक्ति के कोलेजियम के जो सिस्टम है उसको रिप्लेस किया जाना था, कि अब कोलेजियम से नहीं होगा, एनजेएसी के द्वारा चलेगा। कोलेजियम सिस्टम के जरिए पिछले 22 साल से यहाँ जज की नियुक्ति हो रही थी, आपको पता है ही। ठीक है। तो 93 से ही यहाँ 1998 में यहाँ आयोग बना दिया गया था 5 लोगों का, कोलिजियम सिस्टम, पता है। 93 में क्या हुआ, यहाँ पे कहा गया कि जो सहमति है वही रहेगा। यहाँ राय नहीं है, राय नहीं देता है कोर्ट, कोर्ट सहमति देता है। ठीक है, वो ध्यान रखिए। कोर्ट का ऑर्डर आता है, राय नहीं आता है, एडवाइस नहीं आता है। और 98 में तो यहाँ कमिटी ही बना दिया गया, जिसको कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। जेएनएससी के बारे में बता दें तो इसके अंदर 6 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें चीफ जस्टिस तो होंगे ही होंगे, उनके बिना तो ये होगा ही नहीं। कमीशन का प्रमुख था, जो चीफ जस्टिस है वही कमीशन के प्रमुख रहेंगे, कोई और नहीं रह सकता है। उसके बाद और कौन रहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ और जज रहेंगे, मतलब 3 जज एक तरफ हो गए। चौथा जो कानून मंत्री रहेगा, ये सरकार का आदमी है, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर सरकार का आदमी है। और इसके बाद 2 जानी मानी हस्ती, जो कि इसी क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों की भी नियुक्ति जो है, ये दोनों को भी लाया जाएगा, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। तो ये दोनों भी सरकार का ही आदमी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी कारण यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम के द्वारा इसको खारिज किया गया कि नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। अगर 3 यहाँ पे जुडिशियरी के आदमी और 3 ही आप ला दीजिएगा, किसका आदमी, सरकार का आदमी, तो इसमें 3 में ये भी ध्यान रखिए, ये 3 जो जुडिशियरी के लोग हैं, इसमें एक हेड भी है, चीफ जस्टिस भी है। तो यहाँ कहा गया कि ऐसा कर दीजिए कि मान लीजिए कभी मामला दोनों पे अटक जाए, 3-3 पे अटक जाए, तो जो निर्धारण करने का जो आखिरी फैसला हो वो चीफ जस्टिस को दे दीजिए। तो इसके ऊपर सरकार यहाँ हामी नहीं भर रही थी, क्योंकि सरकार के मन में भी थोड़ा खोट था, सरकार के मन में भी खोट रहता है कि इसका मिसयूज भी तो करना है। इस कारण यहाँ पे सरकार इस बात पे नहीं मान रही थी। कोलेजियम सिस्टम में जो है चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4, इनके बारे में हमने बात कर लिया, 4 वरिष्ठ जज रहेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये तो इसके बारे में 1998 का ही। अच्छा, नीचे पूरा रिपोर्ट मैंने दे रखा भी है। सिस्टम जो है 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आया था। जो एनजेसी है, इसमें 2 हस्ती को शामिल किए जाने की बात कही गई थी। उसका चुनाव चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी के नेता जो है उसकी कमेटी करेगी। मतलब कि 3 दो लोग आएंगे, वो भी कोई भी नहीं आएंगे, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होगा, क्योंकि उनका भी चुनाव यहाँ पे चीफ जस्टिस के द्वारा किया जाएगा। लेकिन साथ में प्रधानमंत्री भी रहेंगे और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है वो भी रहेंगे। लेकिन फिर भी जुडिशियरी का कहना था कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ चीफ जस्टिस के कारण नहीं होगा, क्योंकि आप लोग 2 लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष का नेता है, दोनों तो आप लोग राजनीति करने वाले ही हैं। कहीं आप लोग दो एक साइड हो गए तो फिर वहां तो चीफ जस्टिस हार जाएगा मेरा। तो हमको कोर्ट को आपसे ऊपर पावर दीजिए, अगर पावर नहीं दीजिएगा तो इसको खत्म कीजिए। तो कोर्ट को सबसे ज्यादा ऐतराज था इसी बात पर, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा ऐतराज था, स्पष्ट यहाँ पे दिया हुआ है। एनजेएससी को चुनौती देने वाले लोगों ने दलील दी थी कि जजों के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का जो नया तरीका है वह गैर संवैधानिक है। इससे संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वो क्या होगा, कमजोर होगा। और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिर से वही टर्म आ गया, जो टर्म मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो शब्द यहाँ पे उपराष्ट्रपति के द्वारा बोला गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इस पे असर पड़ेगा। इसी कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना है, वो जिस तरह से चाहे उस तरह से काम करेगी, आप यहाँ पे कुछ यहाँ नया बदलाव नहीं कर सकते हैं। वही केंद्र ने इसका बचाव करते हुए कहा कि 20 साल से भी ज्यादा पुराने कॉलेजियम सिस्टम में कई खामियां हैं। खामियों के बारे में हमने बात कर ली, खामियों के बारे में हमने बात कर ली, किस किस तरह से आलोचना होती है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल ही ओपेक सिस्टम है। पीछे कुछ जज बैठे हुए रहते हैं, किसी को भी चुना और उसको आगे बैठा दिया, उनको आगे जज बना दिया। अपारदर्शी है, भाई भतीजावाद, अंकल जज कल्चर या अंकल जज सिंड्रोम, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। कार्यपालिका का हमेशा बहिष्कार करना, ये कारण है। दूसरा, तीसरा, चौथा कारण क्या है कि नियुक्ति में कोई भी प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, बस डायरेक्टली चुन लिया जाता है। ठीक है। तो अब यही डिस्कशन था, इसी कारण ये सारा का सारा हुआ था। तो जो शुरू का मैंने डायलॉग बोला कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार है, लेकिन यह राजा के लिए ही सिर्फ है, जस्टिस के लिए नहीं है।
जस्टिस तो वो बनेगा जो अंकल जज, जिसके अंकल कोई जज हैं तो वो जस्टिस बन सकता है। और जस्टिस ही देश को चलाएगा, या फिर पावर का जो सेपरेशन है उसको बैलेंस रखेगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पे अब आने वाले भविष्य में, जहां तक मुझे उम्मीद लगती है कि यहाँ पे फिर से इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, न्यायिक जो समीक्षा है इसके ऊपर की जाएगी कि क्या सिर्फ दो जज के बेंच के द्वारा राष्ट्रपति को निर्देश दिया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, भले ही विपक्ष के लोग इस पे खूब ताली बजा रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं, लेकिन यही विपक्ष के लोग अगर पक्ष में होते तो ये लोग भी खुश नहीं होते, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी विचार के साथ यहाँ पे इसको, ये जो नोट है इसी पे खत्म करते हैं। लेकिन आप लोग अपना जो विचार है उसको कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्या इस तरह से किसी एक संस्था को जो दूसरे के साथ 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 चलने वाली, जो दूसरे के बराबर है, उसको खुद को ऊपर करना और खुद को ओवर रीच करना, किसी दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होना, खुद को सुपर पार्लियामेंट बनाना, कहाँ तक सही है? और इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? क्या इसके ऊपर निर्देश होना चाहिए? क्या कोर्ट्स के ऊपर जो कोलेजियम सिस्टम है उसके ऊपर एक तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए कि थोड़ा आप चेक एंड बैलेंस कर लीजिए तो थोड़ा हम भी कर लें? आप लोगों ने भी तो बहुत सारा घपला किया हुआ है। अगर लोकल कोर्ट में आप लोग कभी गए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ तो हर चीज़ का जो रेट है फिक्स रहता है। आप लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बोला भी नहीं जा सकता क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। वहाँ अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग अपना विचार जो है उसको जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और फिर इसके ऊपर हम लोग एक अगर नया कुछ इसके ऊपर अपडेट आता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।